Welcome to Concept Classes. We have done History first chapter part 1. Today we are going to discuss second part. और अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखें तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि अगर उसे आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा आगे का जो पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट को नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट सेकंड कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड। स्टार्ट। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि किस तरह से हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की जाती है। हिस्ट्री पर रिसर्च करने के लिए हमें किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा कि अपने नैरेटिव्स को किस तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन हमने जितना पढ़ा सिर्फ उतना ही नहीं है हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए, या फिर सिर्फ उतनी ही नॉलेज होगी तो आप हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Method of various discipline are useful in a historical research. For example, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों को परखने का ज्ञान होना चाहिए आपको। मतलब अगर कोई पुरानी चीजें मिली तो आप उसे देख कर बता सको कि ये चीजें कितने सौ साल पुरानी है या कितनी पुरानी है। नेक्स्ट, आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस का मतलब होता है स्टोर डॉक्यूमेंट। स्टोर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, म्यूजियम्स होते हैं, जहाँ पर पुरानी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। तो उनके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है मनुस्क्रिप्टोलॉजी। मनुस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है हैंड रिटेन बुक्स। हैंड रिटेन बुक्स मीन्स पहले के लोग बुक्स लिखा करते थे, जैसे कि बाबर थे, अकबर थे। अकबर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। उसी तरह से चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह से बहुत सारी पहले लोग पुस्तकें लिखा करते थे, जिसे हम मनुस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं, हैंड रिटेन बुक्स बोलते हैं, जो आज म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में बहुत ही प्रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे, अगर कोई वॉर जीत कर आते थे या उनके साथ कुछ अच्छा होता था, कोई विशेष दिन होता था, वह उस दिन पर कुछ अच्छा हुआ रहता था, तो उसको क्या करते थे, पत्थरों पर चुनवा देते थे। मीन्स पत्थरों पर लिखवा देते थे, जिसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ अ लेटर स्टाइल। लेटर स्टाइल को समझने का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पहले जो है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती थी, पहले प्राकृतिक लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, मोदी लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज चलती थी। तो इन सब लैंग्वेज के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहले के जो मनुस्क्रिप्टोलॉजी होगा या फिर आर्काइवल साइंस में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर इंस्क्रिप्शन होंगे, उन सब पर उसी लैंग्वेज में लिखा होगा। तो उस लैंग्वेज का अगर आपको ज्ञान होगा तो ही आप आज की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ, न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो पहले के राजा महाराजा सोने के, चांदी के, चमड़े के सिक्के निकाला करते थे। तो वो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा राजा सोने का सिक्का निकाला था, कौन सा राजा चांदी का सिक्का निकाला था, या कौन सा राजा चमड़े का सिक्का निकाला था, तब जाकर आप पता कर पाएंगे कि ये सिक्का कितने साल पुराना है। जैसे हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जिसने चमड़े का सिक्का निकाला था, और वो एक दिन के लिए यहाँ का बादशाह बना था। उसका नाम था निजाम खां। वो चमड़े का व्यापारी था, लेकिन हुमायूं की जान बचाई थी उसने, जिसकी वजह से हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाया था। और उसने एक दिन का बादशाह बनने के बाद उसने क्या किया, चमड़े के सिक्के निकाले। वो पहला राजा था हमारे भारत के इतिहास में। नेक्स्ट, जीनोलॉजी। जीनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लीनेज। लीनेज का मतलब होता है वंशवती। अब वंशवती मतलब एक तरह से हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि कैसे कैसे मनुष्य का विकास हुआ। पहले मनुष्य जो था वो होमो इरेक्टस था, फिर होमो नीदरथैलेसिस बना, फिर होमो सेपियन बना। और आपको पता होगा कि जो होमो सेपियन है उसको सबसे बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। तो दिस इज अ स्टडी ऑफ लीनेज। मतलब पहले कौन राजा बना, फिर उसके बाद कौन राजा बना, फिर उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सी डायनेस्टी कब खत्म हुई। तो इन सब चीजों का भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक 1.1, ट्रेडिशन ऑफ अ हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी लिखने की परंपरा कैसे चालू हुई। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्स and writing a historical narrative. The writing of a
historical narrative is known as a historiography. A scholar who writes such a narrative is a historian. बता रहा है कि हिस्ट्री लिखने की जो प्रथा चालू हुई वो रिसर्च मेथड से चालू हुई, और कोई भी चीज जब कोई सोर्स मिलता है तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद ही कोई भी हिस्टोरियन अपना नरेटिव तैयार करता है, और जो भी हिस्ट्री लिखता है उसे हिस्टोरियन कहा जाता है, और जिन चीजों को लिखता है उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। जो इस नरेटिव को लिखता है उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। नरेटिव का मतलब होता है कथा। नेक्स्ट, द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूडेड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज narrative. The inclusion and interpretation of a historical event by a historian often dependent on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. बता रहा है कि कोई भी हिस्टोरियन हिस्ट्री के हर एक चीजों को एक ही साथ नहीं इंक्लूड करता, बल्कि वो एक टॉपिक को उठाता है और उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता है, उसी टॉपिक के ऊपर नरेटिव्स तैयार करता है, और वो जो नरेटिव्स होते हैं उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से तैयार किए गए होते हैं। उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब उसने अपने दिमाग से जितना खोज किया, जितना समझा, उतना लिखा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है समय के अनुसार चेंज होती है। उसका कारण है कि अभी जैसे किसी हिस्टोरियन ने किसी चीज के बारे में लिखा और आगे चलकर कोई और हिस्टोरियन है, उसने अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से कुछ अच्छी थियोरी दे दी, तो जो पुराना हिस्टोरियन था उसकी थियोरी को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, और जो नए हिस्टोरियन ने दिया है उस थियोरी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, the tradition of a writing historical narrative, that is a historiography, was not prevalent in the ancient society of the world. बता रहा है कि जो हिस्ट्री लिखने की प्रथा थी वो एशियन टाइम में नहीं थी, इस एशियन टाइम में नहीं थी। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about its ancient people. Also felt the need of a passing on the story of the life एंड वेलर ऑफ एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। बता रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें हिस्ट्री का नॉलेज नहीं था या फिर वो हिस्ट्री को स्टोर करके नहीं रखते थे, वो भी हिस्ट्री को स्टोरीज के थ्रू अपनी जनरेशन्स को बताया करते थे। Asian communities all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing song and ballads etc. from this purpose। और बता रहे कि एशियन कम्युनिटी जो थी वो लोगों को मतलब हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व करके रखती थी। वो कैसे रखती थी? केव पेंटिंग्स, गुफाओं के ऊपर पेंटिंग्स बनाकर रखती थी, या फिर स्टोरी टेलिंग, कहानियां बनाकर रखती थी, या फिर गाना सिंगिंग सॉन्ग बनाकर रखती थी, एंड बैलेट्स। बैलेट्स का मतलब होता है गीत और गाथा, या फिर गीत गाथा के रूप में वो लोग हिस्ट्री को स्टोर करके रखते थे। दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और आगे चलकर मतलब अभी का जो एरा चल रहा है, इस एरा में इन्हीं सब चीजों को सोर्स माना गया हिस्ट्री का। केव पेंटिंग को, स्टोरी टेलिंग को, सिंगिंग सॉन्ग को, इन्हीं सबको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सोर्स माना गया। अगर आजकल किसी को केव पे कोई पेंटिंग दिख जाती है, अगर उसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया है तो कोई हिस्टोरियन उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करता है। इट्स मीन केव पेंटिंग इज अ सोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से अब देखा जाए तो जिस तरह से हर एक चीज का इवोल्यूशन होता है, वैसे ही हिस्टोरियोग्राफी लिखने के परंपरा में भी इवोल्यूशन हुआ। पहले हिस्टोरियोग्राफी को सर्च करके लिखा जाता था, इमेजिन करके लिखा जाता था, धीरे धीरे उसमें विकास होता गया, धीरे धीरे उसको साइंस के मेथड से, एविडेंस के मेथड से प्रूफ करके लिखा जाने लगा। तो दिस इज अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। So our first characteristics, its method is based on a scientific principle, it beginning with the formation of a relevant question। बता रहा है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी थी वो पूरी तरह से साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी, और ये जो है क्वेश्चन जब उठते थे तो उसके ऊपर रिसर्च किया जाता था। जैसे किसी ने पूछ दिया कि भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, या भगत सिंह ने कौन कौन से वॉर में पार्टिसिपेट किया था, या कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। भगत सिंह ने वॉर में तो नहीं पार्टिसिपेट किया था, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्वेश्चन उठ गया, तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च की जाएगी। तो जब इस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च की जाएगी
तो कोई भी अगर आकर बोल दिया इमेजिन करके कि भगत सिंह ने ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, भगत सिंह ने साइमंस गो बैक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, भगत सिंह ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर एविडेंस देंगे तो ही उसे माना जाएगा कि ये जो हिस्टोरियन है ये सही बोल रहे हैं या फिर इनका नरेटिव सही है। दिस इज अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सेकेंड, दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ। जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक। It means that these questions are about the deed of a member of an ancient human society of the particular period. History does not suggest any interpretation between the divine and human deeds. This question. तो देखिए, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कभी भी जिन लोगों ने भी मानव के ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई की या फिर उनके बारे में खोज किया है, उनके बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने वो कभी भी हिस्ट्री को देवी देवताओं से नहीं जोड़ते थे, बल्कि वो हिस्ट्री को मनुष्य के कर्मों से जोड़कर बताया करते थे। दिस इज योर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेवेंट एविडेंस। देखिए, ये मैंने आपको पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बताया था कि आप जितने भी आंसर्स दे रहे हैं क्वेश्चंस के, वो सब एविडेंस के साथ होने चाहिए। अगर एविडेंस के साथ होंगे तो ही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में उसे एक्सेप्ट किया जाता है, वरना उसे एक्सेप्ट। नेक्स्ट, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ द पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो बता रहा है कि हिस्ट्री एक ग्राफ प्रेजेंट करता है कि मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ है, मनुष्य ने अपने कर्मों से किस तरह से अपना विकास किया, मनुष्य ने पास्ट में ऐसा क्या क्या किया जो आज चलकर मनुष्य जो है इस जगह पर पहुंच चुका है या मनुष्य की लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है। दिस इज अ 4 characteristics of a modern historiography. Now, next paragraph. It is said that the modern historiography with the above characteristics had its root in the ancient Greek historical writings. बता रहा है कि ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रूट है ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स के। मतलब जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो पूरी तरह से निकल कर आई है एशियन ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स से। आगे क्या बता रहा है, हिस्ट्री इज ओरिजिनली ए ग्रीक टर्म। हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। जो हम लोग बोलते हैं इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री, वो बल्कि इंग्लिश या हिंदी टर्म नहीं, बल्कि वो कौन सा टर्म है, वो एक ग्रीक टर्म है। Herodotus, the Greek historian, the 1st century before Common Era, used it first from his book entitled Until the Histories. बता रहा है कि हेरोडोटस नाम के एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने 5th सेंचुरी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरीज, और उसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री वर्ड का यूज किया था। और आपको पता होगा कि हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 1.3 development of a scientific perspective in the Europe and historiography. Till the 18th century Common Era, Europe had achieved a remarkable process in the field of philosophy and science. बता रहा है कि 18th century Common Era में यूरोप जो था वो फिलोसफी और साइंस के फील्ड में बहुत अच्छी तरक्की कर चुका था या फिर बहुत प्रोग्रेस में था। फिलोसफी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में दर्शन कराना या फिर ज्ञान देना। Scholars by then had came to believe a possibility of studying the social and historical truth by applying a scientific method. वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब यहाँ पे हिस्ट्री है तो हिस्टोरियन के बारे में बात कर रहा है। वहाँ के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये पॉसिबल कर लिया था कि सामाजिक लाइफ और ऐतिहासिक सत्य को साइंस के मेथड से प्रूफ किया जा सकता है। हिस्टोरिकल ट्रूथ और सोशल लाइफ को साइंस के मेथड से प्रूफ किया जा सकता है। नाउ द फिलोसफिकल डिस्कस फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। और उस टाइम पर हिस्ट्री के ऊपर लोग आ रहे थे आगे और नई नई रिसर्च आगे ला रहे थे कि हिस्ट्री के ऊपर किस तरह से रिसर्च की जाए, किस तरह से उसका विकास किया जाए और किस तरह से ज्यादा सही चीजों तक पहुंचा जा सके। तो इसीलिए यूरोप के जितने भी हिस्टोरियन थे उन सब का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी की तरफ चला गया, क्योंकि उन्होंने एक
नया तरीका ढूंढा था हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। मतलब वो क्या करेंगे, एविडेंस के थ्रू हिस्ट्री को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अगर एविडेंस मिलेगा तो ही हिस्ट्री वो प्रूव करेंगे, इमेजिन करके वो हिस्ट्री को प्रूव नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने तरीका ढूंढा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, period to the 18th century all European university were interested only in the philosophical discussion revolving around the divine phenomena। बता रहा है कि 18th सेंचुरी के पहले जितने भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी थी वो पूरी की पूरी इसी फिनोमिना के ऊपर डिस्कस करने में चली गई। मतलब डिस्कस करने लगी, रिसर्च करने लगी कि क्या हिस्ट्री को साइंस के तरीके से प्रूव किया जा सकता है, क्या हिस्ट्री को भी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। मतलब जो उस टाइम पर एरा चल रहा था, उस टाइम पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हिस्ट्री को एविडेंस मिलने के बाद उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उन सब का ध्यान इसी फिनोमिना पे चला गया। फिनोमिना का मतलब घटना पर चला गया। Now, however, gradually this scenario began to change. In 1737 Common Era, the Göttingen University was found in Germany. This university, from the first time, had two independent department of history. और पहले क्या था कि हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी। जो भी होता था वो सब यूनिवर्सिटीज के लोग होते थे, उसी में लोगों को रिसर्च करना पड़ता था। उसके लिए अलग से लेबोरेटरी नहीं होती थी, क्योंकि पहले के हिस्टोरियन जो थे वो बताते थे कि हिस्ट्री को लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से कहीं पर भी हिस्ट्री के लिए इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी। लेकिन आगे चलकर ये सिनेरियो जो है चेंज हो गया और 1737 कॉमन एरा में गोटिंगटन यूनिवर्सिटी ओपन हुई जर्मनी में, जिसमें हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक अलग ब्रांच थी। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो ओपन बिगेन सेंटर ऑफ अ हिस्टोरिकल स्टडीज। आगे चलकर और भी बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज ओपन हुई जहां पर हिस्ट्री के स्टडीज के लिए इंडिपेंडेंट टॉपिक डू यू नो। सो चलिए डू यू नो डिस्कस करते हैं। दिस इज अ इंस्क्रिप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन अ लोअर म्यूजियम। देखिए ये बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है जो लोअर म्यूजियम में रखा है। और इंस्क्रिप्शन का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख होता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द अबव पिक्चर शो अ फ्रेगमेंट ऑफ अ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर इज सीन हियर, द जनरल इज इन द फ्रंट। तो देखिए क्या बता रहा है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो बता रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन में कुछ सोल्जर्स हैं और एक कमांडर है जो कहीं पर मार्च करने जा रहे हैं। मार्च का मतलब क्या होता है, आवागमन या फिर चढ़ाई करना। और इस इंस्क्रिप्शन में जो सैनिक है उनके हाथ में भाला है और ढाल है। यहाँ पर शील्ड्स मतलब ढाल होता है और स्पीयर मतलब भाला होता है। देखिए ये जो लाइन है ये स्पीयर है और ये जो डॉट डॉट है ये शील्ड्स है। शील्ड्स मतलब ढाल। नेक्स्ट, The tradition of a recording historical event can be tracked back to Sumer civilization in Mesopotamia। तो बता रहा है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने और उसको रिकॉर्ड करने का जो ट्रेडिशन चालू हुआ था वो इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन हुआ था मेसोपोटामिया में। उस सिविलाइजेशन का नाम था समर सिविलाइजेशन। जिस तरह से हमारे यहाँ पर सबसे पुराना सिविलाइजेशन था हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसी तरह से इजिप्ट के मेसोपोटामिया में भी एक सिविलाइजेशन हुआ था जिसको सुमर सिविलाइजेशन कहा गया। Name of the Sumerian king and the stories of battle fought by them have been preserved in a various inscription। बता रहा है कि सुमेरियन किंग्स के नाम और उनकी स्टोरीज, साथ ही साथ उनके द्वारा लड़े गए बैटल्स, उन सब को इंस्क्रिप्शन के थ्रू बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। The earliest inscription show above date back to 4500 before Common Era। बता रहा है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लगभग 4500 साल पुराना है। और बता रहा है इसको रखा कहाँ गया है, लोअर म्यूजियम में। आगे, इट रिकॉर्ड अ बैटल फोर्ट बिटवीन द टू किंग। और बता रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड है सुमेरियन के दो किंग थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी। उसके बाद शायद वो सुमेरियन का एक राजा जो जीत कर आया था उसी ने ये इंस्क्रिप्शन को बनवाया था। इट इज नाउ डिस्प्ले एट अ लोअर म्यूजियम इन फ्रांस। और अभी इसको डिस्प्ले करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है कहाँ पर, फ्रांस के लोअर म्यूजियम में। सो
हमारा पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।